स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस तक। आफ्टर यंग्स मॉडुलस वही चीज उल्टी हो जाए अगर, या आफ्टर ए पॉइंट अगर वही स्ट्रेस स्ट्रेस का रिलेशनशिप उल्टा हो जाए, उसको इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। वो स्टैंडर्ड वैल्यू ऋषिकेश, ml होता है। 1 ग्राम और 1 ml जो सीमेंट है वो 2.06 ml जेल देती है, तो 1 ml फिर 1 ग्राम कितना दे जाएगा पॉइंट, क्योंकि 1 ग्राम बोलो 1 ग्राम सीमेंट बोलो, चाहे आप इसको 0.319 ml सीमेंट बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो मैं ऐसा बोलता हूं आपको कि 1 ml अगर 1 ml सीमेंट हाइड्रेट होकर 2.06 ml जेल देती है, तो 0.319 ml सीमेंट हाइड्रेट होकर कितना जेल देगी, तो 0.319 इंटू 2.06, तो 0.6571 जेल आ जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में कंक्रीट को बिल्कुल फ्लोलेस माना गया है, क्योंकि अभी आप आंसर करोगे तब आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन करो, देखो इसका क्वेश्चन करो, क्वेश्चन कर लीजिए। कैलकुलेट 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 स्ट्रेंथ डेवलप्ड, कैलकुलेट स्ट्रेंथ डेवलप्ड इन concrete if prepared by adding, if prepared by using 500 gram cement with water cement ratio 0.45, A add 100% hydration, B add 60% hydration। दोनों आंसर निकाल लो। सी का वैल्यू लेना आपको 500 ग्राम, अल्फा के वैल्यू 100% और 0.31 100% और 0.6 लेना है बस। उन्होंने x निकाला, दैट इज 0.6571, 500 ग्राम 100% मतलब कि 1, 0.319 500 ग्राम 100% मतलब कि 1 प्लस 45% ऑफ सीमेंट, दिस इज 45% ऑफ सीमेंट। यहाँ से कुछ तो भी x की वैल्यू आई होगी, तो स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई है 240 इंटू
एक्स क्यूब, तो 240 इंटू एक्स क्यूब इन्होंने निकाला। अच्छा एक्स क्यूब की वैल्यू भी उन्होंने बताई है, 0.85 आ रहा है, तो करीब 0.8544 आ रहा है। 0.8544 से जब आपने बढ़ाया इसको आगे क्यूब करके तो 149 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ आती है। यही क्वेश्चन अगर आप इधर करोगे तो सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना। ओनली वैल्यू हैज टू बी चेंज, नथिंग हैज टू बी डन, नथिंग हैज टू बी डन, ओनली वैल्यू विल बी चेंज, नथिंग हैज टू बी डन। ये 0.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 0.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो भी बन जाएगा देखो कितना आ रहा है, 0.6147, ठीक है 0.6147, सो दिस इज 0.6147, ये आ गया 1 कितना कितना आ गया 120 55, ओके 55 के आसपास आ गया। अब देखो कितनी यूनिक बात है, कितनी यूनिक बात है, देखो कितनी यूनिक बात है कि आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी कंक्रीट की स्ट्रेंथ 150 पहुंच जाए, इसमें पहुंच गई। लेकिन और इस कंक्रीट में तो एग्रीगेट के बारे में कुछ बात ही नहीं की कि कुछ एग्रीगेट जैसा कुछ है कि नहीं, कुछ बताया ही नहीं उसके बारे में यार, इसलिए बोला था थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ है ये, इट्स थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो और फ्लोलेस, क्योंकि सेग्रीगेशन वगैरह सब स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं, फ्लोलेस कंक्रीट है। अगला कॉन्सेप्ट है मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? मैच्योरिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज T इंटू 24 T माइनस 11। कहने का मतलब है कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जल्दी स्ट्रेंथ गेन आएगी, जल्दी आप मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बस 2 मिनट के लिए बढ़ाया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर हैज टू बी इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लेवल, सर्टेन टाइम। तो एक सर्टेन टाइम रेंज के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपना सिस्टम क्या होगा, जल्दी मैच्योर हो जाएगा। अब ऐसा कहा जाता है कि सीमेंट का जो हाइड्रेशन है, सीमेंट हाइड्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम -10 to -12 डिग्री सेल्सियस विच इज टेकन एज -11 डिग्री सेल्सियस। ये -11 का मतलब वही है कि -11 से ही काम स्टार्ट हो जाता है। अब आप बताइए आपका टेम्परेचर अभी कितना है? व्हाट इज योर टेम्परेचर राइट नाउ, यू टेल मी। आप बताइए ना कि आपका टेम्परेचर कितना है। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली आप 11 से -11 तो मिनिमम वैल्यू है। मान लो आपका टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब आप मेरी मिनिमम रेंज से 31 डिग्री आगे चल रहे हो, इसका मतलब आप बहुत फास्ट चल रहे हो, आपको मैच्योरिटी जल्दी मिल जाएगी। जनरली concrete becomes mature if temperature at time of hydration
time of hydration, temperature at time of hydration is 18 degrees Celsius maintained for 28 days. 28 days कहने का मतलब फिर से हो गया कि जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर कंक्रीट को 18 डिग्री सेल्सियस पे 28 दिन तक रखोगे तो ये मैच्योर हो जाएगा। इसका मतलब मैच्योरिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? मैच्योरिटी की वैल्यू आ रही है 28 तो दिन 28 दिन 24 घंटे। टेम्परेचर कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस -11। ये वैल्यू आती है 19,488 डिग्री सेल्सियस आवर। इसका मतलब ये है कि जब भी कंक्रीट आपकी ये वैल्यू अचीव कर जाए, whenever concrete achieve this value of maturity, you will be known as fully mature. बट जो आपने -11 लिया है, ये आपने एक मिड वैल्यू उठाई है -10 और -12 के बीच की। होती तो बहुत सारी है, -10 से -12 तक इनफाइनाइट वैल्यू होती है, आपने एक उठाई है। इसलिए इस एरर को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने इस वैल्यू को बोल दिया है 19,800 डिग्री सेल्सियस आवर। जब भी आपको 19,800 डिग्री सेल्सियस आवर का मैच्योरिटी मिल जाए, या चाहो तो आप ये भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन जब लिखा है उन्होंने तो यही करते हैं कि भाई ये वैल्यू मिल जाए मतलब आप फुल्ली मैच्योर हो गए। मैच्योर हो गए मतलब कि स्ट्रेंथ गेन हो गई। अब कितनी स्ट्रेंथ गेन हुई? परसेंटेज स्ट्रेंथ विल बी A + B log 10 m डिवाइड बाई 1000। कितनी स्ट्रेंथ गेन हुई ये डिपेंड करेगा इस प्लोमैन फार्मूला पे। प्लोमैन फार्मूला पे डिपेंड करेगा। इसको प्लोमैन फार्मूला बोलते हैं कि जो भी आपकी मैच्योरिटी आई है, व्हाट इज द मैच्योरिटी यू हैव अचीव्ड, व्हाट इज द स्ट्रेंथ एट दैट टाइम, दैट इज परसेंटेज स्ट्रेंथ यू विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। A and B is the constant which is given in the question, जो कि प्लोमैन कांस्टेंट कहलाता है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है? स्ट्रेंथ का यूनिट न्यूटन पर एम स्क्वायर तो होगा। कुछ और लिख दिया है क्या? अरे सॉरी, न्यूटन पर एम स्क्वायर कुछ और लिख दिया तो न्यूटन पर एम स्क्वायर। दिस इज न्यूटन पर एम स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट। न्यूटन पर एम स्क्वायर ही होगा।
is calculate strength developed after 10 days in M40 concrete if temperature maintained during hydration is 30 डिग्री, एक काम करो 7 डेज में निकालो, 7 डेज में, नॉट इन 10 डेज, 7 डेज, 30 डिग्री सेल्सियस throughout the day, करो इसको। A and B कांस्टेंट है, करके देखो कितना है। तो अगर मैं 7 दिन में स्ट्रेंथ निकालनी, मतलब मुझे पहले क्या चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। इसका मतलब मैच्योरिटी कितनी हो जाएगी, 7 दिन 24 ही घंटे, कितना टेम्परेचर मेंटेन हो गया, 30 हो गया, ठीक है 30 हो गया। तो देखो कितनी मैच्योरिटी आ गई 7 दिन में, 7 दिन में कितनी मैच्योरिटी आ गई कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा ए बी की वैल्यू नहीं दी मैंने, ए की वैल्यू ले लो 32, बी की वैल्यू ले लो 54, गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो ये आया 7 into 24 into 41, ये 6 8 8 8 की डिग्री सेल्सियस आवर मैच्योर हो गया। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी आई, 32 plus 54 log 6888 डिवाइड बाई 1000। इसका मतलब परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी आई देख लीजिए, log 6.888 54 प्लस 32, 77.25% स्ट्रेंथ आ गई है। मतलब कि कितनी हो गई स्ट्रेंथ, न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये स्ट्रेंथ हो गई।
घंटे होगा वो। days, how much percentage of the strength you are expecting? In 7 days we are expecting 67% strength, remember, but you are getting what 77% strength. Why? क्यों? क्योंकि आपने आग लगा दी उसको, आपने आग लगा दी उसको। अब इसी क्वेश्चन में देखो, अब इन द अबव क्वेश्चन ओनली, क्वेश्चन इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन calculate in how many days concrete will become fully mature, concrete will become fully mature। कितने दिन में कंक्रीट क्या हो जाएगी, पूरी मैच्योर हो जाएगी, ये हमें जानना है। in how many days concrete will become fully mature। अरे M40 है ना, 40 का 77% निकालना, और क्या करना है। समझ में आ गई आपको बात। मतलब मुझे 19,800 पाना है, कितने दिन में पा लूंगा अगर मैंने यही टेम्परेचर रख दिया तो। अगर मैं सेम क्वेश्चन का टेम्परेचर, ऊपर वाले क्वेश्चन का टेम्परेचर रखता हूं तो कितने दिन में हो जाएगा ये, देखो जरा। तो 19,800 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 41, इट मींस 20.12 डेज। तो सोचो जो स्ट्रेंथ आपकी 28 डेज में आती है, द सेम स्ट्रेंथ यू आर गेटिंग इन 20 डेज ओनली, यू आर गेटिंग इन 20 डेज ओनली। अच्छा, एक और इसी में, इन अबव क्वेश्चन कैलकुलेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन, कैलकुलेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन if in 12 days full maturity is required, if in 12 days full maturity is required। क्या मतलब इस बात का कि ये बताओ कि 12 दिन में मुझे पूरा मैच्योर होना है, मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी लगी तो कितनी आग लगाऊं, बस ये देखना है। तो इसका मतलब फिर से मुझे फुल मैच्योरिटी चाहिए, सॉल्यूशन मुझे फुल मैच्योरिटी चाहिए कितने दिन में, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में चाहिए, 12 दिन में चाहिए। तो कितना टेम्परेचर बढ़ा दूं, बस इतना ही बोला आपसे, कितना टेम्परेचर बढ़ा दे। तो 19,800 डिवाइडेड बाई 12 24, आप टेम्परेचर कर दीजिए 57.75 डिग्री सेल्सियस।
57.75 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? सब इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है, इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है कि इफ आई वांट टू मैच्योर माय कंक्रीट इन 12 days देन हाउ मच डिग्री सेल्सियस आई नीड टू इंक्रीज अबव द बेस टेंपरेचर। मुझे 18 के ऊपर, क्योंकि स्टैंडर्ड के 18 से ऊपर कितना जाना है, हाउ मच अबव देन 18 यू हैव टू गो, तो 57 माइनस 18 यू हैव टू गो। आई बात समझ में? लास्ट कर लीजिए एक और। इन अबव क्वेश्चन कैलकुलेट टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड, कैलकुलेट टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड, कैलकुलेट टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड टू अचीव 75% स्ट्रेंथ इन 3 days। सेम वही अबव क्वेश्चन चल रहा है। अब मुझे 75% स्ट्रेंथ के ऊपर लेके जाना है। क्या होगा? अब 75% मुझे 3 दिन में चाहिए, इसका मतलब स्ट्रेंथ मुझे चाहिए 75 इज इक्वल टू a प्लस बी लॉग मैच्योरिटी डिवाइड बाय 1000। इसका मतलब पहले तो ये जानो कि कितना मैच्योरिटी चाहिए 3 दिनों में, कितना मैच्योरिटी चाहिए आपको 3 दिन में। हाउ मच मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड इन 3 days। कैलकुलेटर में भूल गया घर पे, गड़बड़ हो गई, अब इससे तो होगा नहीं सारी चीज।
कितना देखो 75 माइनस 32 डिवाइड बाई 54 0.796 तो 10 की पावर 0.796 10 की पावर 0.796 मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो ये आया 6252 डिग्री सेल्सियस आवर। इतना मैच्योरिटी चाहिए। अब इस मैच्योरिटी को पाने के लिए कितने दिन में पाना है मुझे 3 × 24 3 दिन में। तो कितना टेम्परेचर मेंटेन करें कितना मैच्योरिटी पाना है 6252 तो 6252 डिवाइड बाई 72 माइनस 11 मतलब कि मुझे 76 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रखना पड़ेगा तब जाके मैं 3 दिन में 75% स्ट्रेंथ गेन कर लूंगा। बिल्कुल सही बात है क्लियर है चीज। ये बातें दिमाग में गई या नहीं तो आप खुद सोचो। अगर आप अपनी जिंदगी में इतनी भयंकर आग लगा दोगे तभी तो आप जल्दी बड़े हो जाओगे। See how to develop the or how to calculate the compressive strength of concrete. Compressive strength of concrete. How to calculate this? How to do this test? See, if your MSA is more than 20 mm, then either we will make the cube of 150 mm by 150 mm by 150 mm. या तो हम इतने का क्यूब बना लेंगे या हम बना लेंगे सिलेंडर ऑफ डाया 150 mm एंड हाइट 300 mm और अगर NMSA 20 से कम है in that case we will go for cube of 100 mm into 100 mm into 100 mm. In that case we will go for cube of 100 mm into 100 mm into 100 mm. अच्छा, अब बिल्कुल वही प्रोसेस है whatever we have seen in the cement. After casting this, we will put it 24 hours for non-vibrating phase so that it can get set, ताकि ये set हो जाए वहां जाके. After getting set, एक बार set हो गया, now we will bring out from the mold और फिर हम उसको पानी में रख देंगे. कितने दिन के लिए? 3 दिन, 7 दिन, 28 दिन, जो भी आपकी इच्छा है, जितने भी दिन की आपकी इच्छा है वहां तक रखो. जब हम निकालेंगे बाहर आफ्टर क्यूरिंग, तो वो मैं बोल देता हूं, आफ्टर क्यूरिंग टेस्ट इन CTM इन SSD कंडीशन. तो जो हम CTM में टेस्ट कर रहे हैं, SSD कंडीशन में टेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि अंदर से सैचुरेटेड है, बाहर से हमने सुखा दिया, मतलब बाहर निकाला, पहुंच दिया टॉवल से, तो अंदर से सैचुरेटेड, मतलब कि सैचुरेशन अभी पोटेंशियल सैचुरेशन के बराबर है. ठीक है, SSD कंडीशन में टेस्ट करेंगे एट द रेट ऑफ लोडिंग रेट कितनी 40 न्यूटन पर स्क्वायर पर मिनट अप टू फेलियर 40 न्यूटन पर स्क्वायर पर मिनट अप टू फेलियर. आपको इसको क्या करना है? टेस्ट करना. आगे बात समझ में? डिड यू गेट इट? अप टू फेलियर. अब एवरेज ऑफ 3 क्यूब्स इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी एवरेज ऑफ 3 क्यूब्स और 3 स्पेसिमेन. एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विथ
नॉट मोर देन प्लस माइनस 15% वेरिएशन। यही वेरिएशन सीमेंट में कितना था, यही वेरिएशन सीमेंट में कितना था, 10% था। मतलब आपको करना क्या है, आपको 3 क्यूब का एवरेज निकालना है, आपकी स्ट्रेंथ हो गई। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ से वो 15% ज्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। ये चीज आपने उसमें भी पढ़ी थी आरसीसी में। अब बात यह है जो मैंने सीमेंट में नहीं बताई, यहां बताने जा रहा हूं। बात यह है कि जो कंक्रीट का क्यूब होगा, चाहे वो 100 mm का हो, whatever it is of 100 mm, or if it is of 150 mm, or if it is of 150 mm, let us say this is 150 mm, इधर से बड़ा कर दिया, इधर से बड़ा कर दिया, or if it is of cylinder, चाहे ये क्या हो, सिलेंडर हो, चाहे क्या हो, सिलेंडर हो, कोई भी चीज हो, whatever the thing, everybody will be tested by using the steel plate at the top. सभी के ऊपर क्या लगा होगा, स्टील प्लेट लगा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे। ये स्टील प्लेट आपके टेस्ट का बॉडी पार्ट है, मतलब कि उस मशीन का ही बॉडी पार्ट है, तो आप इसको हटा नहीं सकते। ये लगा है भैया टेस्ट प्लेट पे स्टील पार्ट, ये आपका स्टील प्लेट, ये आपका स्टील प्लेट, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये जो स्टील प्लेट्स हैं, ये 100 mm क्यूब है, ये 100 mm का क्यूब है, ये 150 mm वाला क्यूब है, और ये क्या है, सिलेंडर है जिसकी लेंथ है 300 mm और डाया है कितना, 150 mm, ठीक है। अब सुनना, ये जितने भी स्टील प्लेट है, whatever the steel plate we have added over here, whatever the steel plate है, जितनी भी स्टील प्लेट है, ये इंपार्ट करती है क्या, रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट। They impart what? रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट। क्यों इंपार्ट करती है, क्योंकि स्टील और कंक्रीट का पॉइजन रेशियो क्या होता है, डिफरेंट होता है। भाई वो अलग मजबूती है, इसमें अलग मजबूती है। मान लेते हैं लेट अस से एक कंक्रीट अकेला है, लेट अस से द कंक्रीट इज अलोन, दिस कंक्रीट इज अलोन, let us say this concrete is alone. To break this concrete, let us say we require P amount of load. To require P amount of load. Then for breaking the steel, अब ये स्टील अकेला है, इसको ब्रेक करने के लिए तो आपको बहुत ही ज्यादा लोड चाहिएगा, P से तो बहुत ज्यादा चाहिएगा। और यहाँ पे आके ये दोनों चीजें क्या हो गई, कंबाइंड हो गई, स्टील और कंक्रीट दोनों कंबाइंड हो गए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अब अगर मैं यहाँ पे कोई लोड लगाता हूँ, let us say P dash, let us say whatever the load I am applying P dash, ये जो P dash है वो हमेशा किससे ज्यादा होगा, P से तो ज्यादा ही होगा। इसका मतलब कंक्रीट की ट्रू वैल्यू P है, यहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू नहीं मिल रही है। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि स्टील इज इंपॉर्टेंट रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट। अब कंक्रीट के आगे पीछे कौन है, स्टील है। अब वो पूरा एक सिंगल क्वांटिटी है, इट्स अ सिंगल क्यूब, सिंगल क्वांटिटी है वो, तो उसको तोड़ने में आपको ज्यादा मौत आएगी, क्योंकि आसपास आपने अंगरक्षक बैठा लिया। You have kept the bodyguards here and there, top and bottom. So definitely it will require more effort to break this. It means whatever the load you are getting, whatever the strength you are getting is false strength. ये तो क्या है, actual से ज्यादा है, more than actual, more than actual। क्यों, क्योंकि इस रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट की वजह से। रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट will be there throughout the length of 150 mm cube, throughout the length of 150 mm cube, more than actual। तो अब असलियत को कैसे जाने, तो हमने बनाया सिलेंडर। जैसे आप इसको लंबा कर दोगे, once you stretch it, the re-straining effect will reduce। ये re-straining effect आपका रिड्यूस होके इतना ही रह जाएगा, रिड्यूस होके re-straining effect कितना रह गया, इतना ही रह गया। और जैसे ही re-straining effect रिड्यूस हुआ, अब आपका लोड लग गया क्या, P डबल डैश। अब ये जो P डबल डैश है तो ये भी झूठा, इट इज ऑल्सो मोर देन P, बट इट इज क्वाइट लेसर देन दिस। इसका मतलब है तो P डबल डैश P से तो बड़ा ही है, लेकिन किससे लेस है, P से तो बड़ा ही है, लेकिन किससे लेस है, P डैश से तो लेस है, क्योंकि अब आप ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक हो। इट्स क्वाइट नियर टू ट्रू वैल्यू, क्वाइट नियर टू ट्रू वैल्यू। भाई नियर तो बिल्कुल पास तो जा ही नहीं सकते, बिकॉज स्ट्रेनिंग रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट कैन नॉट बी जीरो। अब आपको लगेगा सर अगर ऐसे करके रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट जीरो ही हो रहा है तो फिर इसको पूरा लंबा कर दो, इसको 900 mm कर दो। अगर आप इसको 900 mm लंबा कर दोगे फिर तो रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सही बात है, लेकिन इन दैट केस द फेलियर विल नॉट ड्यू टू कंप्रेशन, आपको बकलिंग से फेलियर मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, हमारा पर्पस कंक्रीट को तोड़ना नहीं है, हमारा पर्पस है कंक्रीट को कंप्रेशन में तोड़ना। ऐसे तो लात मार के तोड़ दो, बोले टूट गया, ऐसे थोड़ी होता है।
कंक्रीट को कंप्रेशन में तोड़ना आपका पर्पस है. द पर्पस इज द ब्रेकिंग द कंक्रीट इन कंप्रेशन, नॉट इन एनी अदर वे. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. इसका मतलब अगर आपको सच्चाई के करीब पहुंचना है तो सिलेंडर बना दीजिए. अगर आपने इस पे टेस्ट किया, तो यहां तो रीस्टनिंग इफेक्ट और भी ज्यादा क्या है, भयानक है. इसका मतलब इसको तोड़ने में तो आपको पी ट्रिपल डैश लोड लग जाएगा, जो कि पी ट्रिपल डैश तो किससे ज्यादा होगा, पी डैश से भी ज्यादा होगा, और वो पी डबल डैश से भी ज्यादा है, और पी से भी ज्यादा है. इसका मतलब वेरी फार फ्रॉम ट्रू वैल्यू. दिस इज वेरी फार फ्रॉम ट्रू वैल्यू. ये और ज्यादा झूठा हो गया, और ज्यादा झूठा हो गया. इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर है, वो अप्रोक्सीमेटली 0.8 से 0.85 टाइम्स ऑफ किसके है, स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब के. स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब के. स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब जो है, स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.05 टाइम्स है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब के. स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब की. और सब कुछ झूठ है, एक भी सही नहीं है. आप सत्य तो जान ही नहीं सकते, सत्य तो आप जान ही नहीं सकते. इसका ज्यादा अच्छा वैल्यू 0.8 है, मच बेटर वैल्यू 0.8, अप्रोक्सीमेटली 0.8 आएगा, जो कि आपके सच्चाई के काफी करीब है. जैसे मान लो आपकी सच्चाई है 650, लेट अस से योर ट्रूथ इज 650, 650. हियर यू आर गेटिंग लेट अस से 1000, हियर यू आर गेटिंग 1000, हियर यू विल गेट 800, हियर यू विल गेट 800, एंड हियर यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 1050. ऐसा समझ लीजिए. तो अब मैं 800 पे पहुंचा तो कम से कम अपनी सच्चाई के पास तो पहुंचा, अदरवाइज तो मैं 1000 और कितना था, 1050 था. अपनी सच्चाई के नजदीक तो पहुंचे. दैट्स व्हाई इट्स क्वाइट नियर टू द ट्रू वैल्यू. आरसीसी रीजन क्या है रीस्टन आने का, बताया ना, रीस्टनिंग इफेक्ट. क्योंकि डिफरेंस इन पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, ये सब आपने आरसीसी में पढ़ा है, ऐसे ही फर्जी पूछे जाएगा.
कंक्रीट, लिख लिया ना वो जो लिखवाया था वो। अच्छा ये बताओ कि जब इतना सब कुछ झूठ है, सब कुछ इतना अगर झूठ है, तो हम फिर कंक्रीट में आरसीसी में डिजाइन किस बात की करते हो? यही तो एफसीके होता है, यहीं से तो जो निकलता है वो एफसीके होता है, 150 mm क्यूब वाला, दिस इज व्हाट ओनली एफसीके ना, यही तो एफसीके है। आप तो सब कुछ एफसीके से करते हो, तो इसका मतलब तो आप तो आज तक सिर्फ झूठ ही पढ़ता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने आरसीसी में ये भी पढ़ा है, हमने आरसीसी में ये पढ़ा है कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है एफसीके, फिर हम लेते हैं उसको 0.67 एफसीके और उसके बाद और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के 0.45 एफसीके लेते हैं। मतलब जो आप एफसीके यहां से निकालते हो जो कि झूठ है, उसका 45% या फाइनल डिजाइन में यूज करते हो। इसका मतलब ऑलरेडी इसको क्या बना चुके हो? सच बना चुके हो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था 1000, मैं 1000 को 45% मतलब वैसे ही उसको 450 पे कर रहा हूँ, तो डिजाइन में वैसे ही 450 पे कर रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी एक सत्य वैल्यू पे ही डिजाइन कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो आई कैन नॉट फाइंड द ट्रू वैल्यू, सो आई हैव मेड सम करेक्शंस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नहीं, अगला लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ में दो टाइप की टेंसाइल स्ट्रेंथ है, एक तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं या मॉड्यूलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर भी कहा जाता है। हाउ टू कैलकुलेट दिस? इसके लिए हम लोग एक इसकी बीम बनाएंगे, कंक्रीट की बीम बनाएंगे। वी विल मेक ए बीम ऑफ कंक्रीट ऑफ दिस साइज, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ। We will put over the roller support, हम इसको रोलर सपोर्ट के ऊपर रखेंगे जिसके बीच की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर होती है। इसके ऊपर हम लोग रोलर लोडिंग देंगे बिल्कुल सेंटर में 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के रेट से। ठीक है, अब जाके आपका क्रैक आएगा, जो क्रैक आना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए, सपोर्ट से एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर दूर पे। ये जो डिस्टेंस है दो सपोर्ट ऊपर वाले के बीच में, ऊपर वाले रोलर सपोर्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट 20 सेंटीमीटर। अब देखो आपने किया क्या, आपने एक बीम बनाई जिसमें डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, ऊपर लोडिंग दी जिसके बीच में डिस्टेंस है कितनी 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपने मिडिल थर्ड रूल काम ले लिया। इसका मतलब अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो यही बनेगा, यही बनेगा। इसका मतलब सबसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा है? यही वाला है। दिस इज ओनली द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला जगह। कितना दूर है यहाँ से? 20 सेंटीमीटर। इधर से भी कितना? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्रैक अगर इस जोन में आया तभी फिजिबल है, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ यहाँ तो क्रैक भी यहाँ आना चाहिए। इसका मतलब क्रैक कहाँ आना चाहिए? सपोर्ट से 20 सेंटीमीटर दूर आना चाहिए। द क्रैक शुड अकर एटलीस्ट मोर देन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट। तो यही बात हमने लिखने जा रहे हैं। अगर ए की वैल्यू मोर देन 20 सेंटीमीटर आई तब आपका टेस्ट सफल हो गया और आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल ली PL डिवाइड बाय BD स्क्वायर करके। L मतलब लेंथ है, BD आपको पता ही है। और यही अगर 20 से 17 के बीच में आता है तो FCR का वैल्यू हम फिर भी ले सकते हैं 3PA डिवाइड बाय BD स्क्वायर, 3PA डिवाइड बाय BD स्क्वायर। और अगर A आपका 17 सेंटीमीटर से भी कम आता है तो रिपीट कर लो भैया, टेस्ट को आप खराब कर दिए टेस्ट। ये बीम बनाएंगे अगर आपका NMSA 20 mm से ज्यादा है तो, 20 mm से ज्यादा है तो। अगर यही आपका NMSA 20 mm से कम है, अगर यही आपका NMSA 20 mm से कम है तो हमारा डायग्राम जो है या जो बीम है वो साइज चेंज हो जाएगा, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ध्यान से देखना कितना साइज हो जाता है। जैसे वहां 100 mm क्यूब था तो यहाँ पे भी सेम 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। 100 mm यहाँ से हो गया, ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ से 5.5 रिड्यूस किया तो इधर से भी 5.5 रिड्यूस हो गया, 40 पहुंच गए। अगर ये 40 पहुंच गए तो बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी? 1/3 मतलब कि 13.3। सेम केस, तो अगर A 13.3 से बड़ा हुआ तो यही वैल्यू है। अगर A आपका 11 से लेके 13.3 तक हुआ तो यही वैल्यू है। और अगर A 11 से भी कम हो गया तो रिपीट कर दो इसको, तो रिपीट कर दीजिए इसको।
Done? Is this done for everyone? अब इसी का दूसरा टेस्ट आता है स्प्लिट टेंसल स्ट्रेंथ टेस्ट, स्प्लिट टेंसल स्ट्रेंथ टेस्ट और स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। बिकॉज ये टेस्ट ना बहुत ही नॉन यूनिफॉर्म रिजल्ट देता है। दिस टेस्ट गोइंग टू गिव यू वेरी नॉन यूनिफॉर्म रिजल्ट। व्हाई वेरी नॉन यूनिफॉर्म रिजल्ट? क्यों नॉन यूनिफॉर्म रिजल्ट देता है? उसका रीजन है ये चक्के ना खिसक जाते हैं। दिस रोलर आर सपोज्ड टू मूव। ये रोलर का डायमीटर भी लिख लो, आपके एसएसजे एग्जाम में यही सब पूछते हैं। डायमीटर ऑफ रोलर इज 38 mm। ठीक है, ये रोलर ना ऐसे ऐसे से करके मूव कर जाता है, तो कभी भी क्रैक ना इस सेंटर में आ ही नहीं पाता। बहुत ही नॉन यूनिफॉर्म रिजल्ट है, वेरी वेरी नॉन यूनिफॉर्म रिजल्ट। ठीक है, तो हम इसके लिए फिर दूसरा टेस्ट बनाते हैं, स्प्लिट टेंसल स्ट्रेंथ है, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म रिजल्ट देता है टेंसल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसल स्ट्रेंथ है, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, या इसको बोलते हैं ब्राजीलियन टेस्ट, इसी को बोलते हैं ब्राजीलियन टेस्ट। इसमें हमने क्या किया, हमने यूज की सीटीएम मशीन, हमने यूज की सीटीएम मशीन। ये इसके ऊपर का स्टील प्लेट के नीचे हम एक वुडन प्लैंक लगाते हैं। वी हैव टू पुट अ वुडन प्लैंक। क्यों पुट करते हैं अभी पूरी कहानी देखेंगे इसकी, पहले मैं डायग्राम बना लूं, आप भी बना लीजिए साथ साथ में। ये लो, और इसके बीच में अपना वो सिलेंडर, और सिलेंडर को रख दिया आड़ा ऐसे, ये आपका वो सिलेंडर आ गया। ठीक है, दिस इज व्हाट अवर सिलेंडर ऑफ डाया 150 mm और लेंथ कितनी है 300 mm। अब ये सिलेंडर के ऊपर हम लोगों ने यूडीएल और आई कैन से कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया। कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया 2 न्यूटन पर mm² पर मिनट का। ये जो व्हाइट कलर की प्लेट है, नीचे लिख देता हूं मैं, ऊपर सब कुछ एक साथ कचरा हो जाएगा। ये स्टील प्लेट है, और जो येलो कलर की प्लेट है उसको बोलते हैं वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक। अब देखो जरा ध्यान से देखो, ये देखो, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो ये क्रॉस सेक्शन, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो सिलेंडर है ना, तो ये गोल क्रॉस सेक्शन बन गया इस ग्रीन वाले का, ये गोल क्रॉस सेक्शन बन गया। अगर ये गोल क्रॉस सेक्शन जिस समय स्प्लिट कर जाएगा, बीच में से क्रैक कर जाएगा, वंस इट विल गेट स्प्लिट और क्रैक फ्रॉम द मिड, इट विल ऑटोमेटिकली व्हाट इट विल डू, इससे क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो गया, ये स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट खत्म हो गया। अब ये यूनिफॉर्म रिजल्ट देता है। क्यों यूनिफॉर्म रिजल्ट देता है? बिकॉज़ एज इट इज बीच में से क्या कर गया, क्रैक कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब यूनिकनेस क्या है? आप टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हो, यू आर फाइंडिंग डायरेक्ट टेंशन, इसको हम डायरेक्ट टेंशन टेस्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट। आप टेस्ट तो कर रहे हो क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन लोड कैसा दे रहे हो, कंप्रेसिव यूडीएल आप दे रहे हो, यू आर पुटिंग कंप्रेसिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आप यूज भी कौन सी मशीन कर रहे हो, सीटीएम मशीन कर रहे हो। जस्ट बिकॉज आपने इसको सीधा नहीं रख के ऐसे रख दिया तो ये हो गया ऐसा, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में आ गया। लेकिन अब बिकॉज आपकी मशीन ही अगर सीटीएम है तो टेंशन तो रिजल्ट देगी नहीं। तो देखो कैसा रिजल्ट आता है इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। दिस इज हाउ द रिजल्ट विल अकर। नीचे का D/12 पोर्शन, ऊपर का D/12 पोर्शन अभी भी आपको क्या देगा, कंप्रेशन देगा। ओनली बीच का 5/6D पोर्शन ही आपको टेंशन में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए जो भी यहां से टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है, व्हाटएवर द टेंसाइल स्ट्रेंथ विल अकर, इट विल बी लेस देन व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। इट विल बी लेस देन व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। but result is more uniform than previous test. अब कितना कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 50% लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेटली 50%। तो कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का और मॉड्यूलस ऑफ रप्चर का रेशियो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 50%। और अगर मैं पूछ लूं कि मॉड्यूलस ऑफ रप्चर और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो कितना होता है, तो डबल हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 50% होता है। लेकिन रिजल्ट यूनिफॉर्म बहुत है। अब ये वुडन प्लैंक आपने क्यों लगाए, टू रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ कंप्रेशन। क्योंकि ऑलरेडी मुझे चाहिए ही नहीं कंप्रेशन, मुझे चाहिए क्या, टेंशन। लेकिन अगर आपने वुडन प्लैंक नहीं लगाए होते तो यही डायग्राम आपका ऐसा बन जाता, मतलब कंप्रेशन जोन क्या हो जाता, बहुत अच्छा आ जाता।
तो ये कंप्रेशन का इफेक्ट थोड़ा सा दब जाए, इसलिए मैंने बीच में यहां पे लकड़ी के पट्टे लगा दिए। यहां से जो एफसीआर कैलकुलेट होती है, यहां से जो एफसीआर कैलकुलेट होती है, दैट इज 2p डिवाइड बाई पाई इंटू डी इंटू एल। सर एनएमएससी यू रॉट रॉन्ग, कहां से, किधर, अच्छा ये लेस देन 20, दिस इज लेस देन 20। Clear है? Is entire thing clear?